नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा विज्ञान का अन्य विधाओं से संबंध। ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है। तत्वतः उसे अलग अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों आदि से विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकते, लेकिन केवल सुविधा के लिए हमने इनको थोड़ा सा अलग अलग रख लिया है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य ने अपने ज्ञान की सीमा और अध्ययन विश्लेषण की सुविधा से इस अखंड ज्ञान क्षेत्र को कुछ विभागों में बांट रखा है और जिसको अलग अलग विज्ञान या शास्त्रों की संज्ञा दी जाती है। इन ज्ञान विज्ञान एवं शास्त्रों में कुछ तो सामान्य और व्यवहारिक धरातल पर एक दूसरे से बहुत संबद्ध नहीं कहे जा सकते, जैसे साहित्य और गणित, रसायन शास्त्र और भाषा विज्ञान, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक दूसरे के बिना अध्ययन प्रायः असंभव है। इस प्रकार हम उन्हीं विज्ञानों का या ज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करेंगे जिनका भाषा विज्ञान के साथ प्रमुखतः संबंध है। सबसे पहले उसमें आपको बताया जा रहा है व्याकरण। भाषा विज्ञान व्याकरण एक दूसरे के इतने समीप है कि कभी कभी दोनों को एक या भाषा विज्ञान को व्याकरण और व्याकरण को भाषा विज्ञान मानने का भ्रम होने लगता है, लेकिन दोनों में स्पष्टतः थोड़ा अंतर है। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं, जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है कि भाषा में कहाँ और कैसा प्रयोग होना चाहिए, कौन सा प्रयोग शुद्ध है और कौन सा प्रयोग अशुद्ध है। व्याकरण विवरण और वर्णन प्रधान है, तो भाषा विज्ञान विवेचन और विश्लेषण प्रधान है। एक और प्रमुख अंतर यह है, व्याकरण केवल व्याकरण के रूप आदि देकर चुप हो जाता है, जबकि भाषा विज्ञान गहराई में जाकर ये पता लगाता है कि वह रूप क्या है, कहाँ से आया है, कितना पुराना है आदि। इस प्रकार व्याकरण ये कहकर चुप हो जाएगा कि जा ना का भूतकाल का रूप गया होता है, किंतु भाषा विज्ञान गहराई में जाकर ये खोज लगाएगा कि मूलतः गया का जा से कोई संबंध है या नहीं है। संस्कृत में गम और या दो धातुएं थी। या से जा का विकास हुआ, जिससे जाता, जाना, जाए, जाया आदि रूप बनते हैं। गम से हिंदी में केवल एक ही रूप आया, गया। अकेला रूप होने के कारण इसके लिए अलग धातु की कल्पना नहीं की गई और इसे भी जा का ही रूप मान लिया गया। इस प्रकार भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहां तक संबंधों का प्रश्न है, भाषा के अध्ययन में दोनों एक दूसरे के पूरक तो है ही, अन्योन्याश्रित भी हैं। बिना भाषा विज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता और भाषाओं के विश्लेषण में भाषा विज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता है। दूसरी साहित्य से हम पढ़ने जा रहे हैं कि साहित्य से भाषा विज्ञान का क्या संबंध है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के साथ साथ जीवित भाषाओं के जीवित रूप को छोड़कर सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत, अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा विज्ञान कह पाता या जान पाता कि तीनों भाषाएं किसी एक ही मूल भाषा से निकली हुई है। इसी प्रकार यदि आदिकाल से आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार करता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययनों में भाषा विज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरी ओर साहित्य भी भाषा विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। भाषा विज्ञान उसके क्लिष्ट अर्थों में विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक है। तीसरा हम चल रहे हैं कि मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान का क्या संबंध है। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान की वाहिका है और विचारों का सीधा संबंध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में भाषा विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक सहायता लेता है। विशेषतः अर्थविज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। इस प्रकार कभी कभी ध्वनि परिवर्तन के कारण जानने के लिए भी हमें मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारंभिक रूप की जानकारी में भी मनोविज्ञान, विशेषतः बाल मनोविज्ञान और अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है।
दूसरी ओर मनोविज्ञान भी भाषा विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई उल जलूल बातों के विश्लेषण के लिए उनको भाषा विज्ञान से पर्याप्त सामग्री और सहायता मिलती है। विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषा विज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। इस प्रकार दोनों का ही एक दूसरे से घनिष्ठ और अपेक्षित संबंध है। शरीर विज्ञान, भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अतएव भाषा विज्ञान की हवा भीतर से कैसे चलती है? स्वर यंत्र, स्वर तंत्री, नासिका विवर, कौवा, तालु, दांत, जीभ, ओठ, कंठ, मूर्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि का ग्रहण होता है, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीर विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आंखों से ही होता है, अतएव इस प्रक्रिया का भी अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही है और इसके लिए भी उसे शरीर विज्ञान का ऋणी होना पड़ता है। इसी प्रकार सुर लहर, अक्षर बलाघात आदि का अध्ययन भी शरीर विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। भूगोल, भाषा विज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ठ संबंध है। कुछ लोगों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान से बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं, पर यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाए तो उसके नाम का वहाँ की भाषा से भी लोप हो जाता है। सोमलता शब्द का आज हमारी जीवित भाषा में न पाया जाना संभवतः भौगोलिक कारण से ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे, गहरे समुद्र होंगे, स्वभावतः उनके दोनों ओर के लोगों में संपर्क कम हो सकेगा, अतएव भाषा के प्रसार या उसमें परिवर्तन की संभावना कम होगी। अर्थ विचार में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। उष्ट का अर्थ भैंसा से ऊंट कैसे हो गया, सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक ही क्यों हुआ, या संस्कृत में कश्मीर का अर्थ केसर क्यों है, आदि समस्याओं पर विचार करने में भूगोल की सहायता अपेक्षित है। इतिहास का भी भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के बहुत सारे स्वरूप पर हम भाषा विज्ञान से उनका संबंध दिखलाने का प्रयास करेंगे।